स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपको अशोक के धम्म महामात्र के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के सामाजिक आर्थिक स्थिति और संस्कृति की स्थिति, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सामाजिक जीवन था मौर्य साम्राज्य में, वो अशोक के लेखों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की यात्रा विवरण से और मौर्य काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इन जो अशोक के लेखों से, जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक थी उससे, और मेगस्थनीज की यात्रा विवरण, यानी उसने भी एक मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी, उससे हमें इस सब के बारे में पता चलता है। तो देखिए, जो सामाजिक वर्ग और जातीय प्रथा था, वो पहला पॉइंट है उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र श्रम व्यवस्था की जानकारी। जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी है, श्रम व्यवस्था की जानकारी लिखी है। और श्रमिक वैश्य परिस्थिति, लोग ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव रखते थे। मेगस्थनीज के क्षत्रियों एवं वैश्य के द्वारा जो थी, वैश्यों के लिए प्रतिष्ठा थी। लोग ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। जो उसमें मौर्य साम्राज्य में अशोक के टाइम पर और उससे पहले ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। और मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार, जो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी, 7 जातियों का उल्लेख है, जो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये वो 7 जातियां हैं जिनका उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में है। तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की क्या दिशा थी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा स्वतंत्रता व समानता प्राप्त थी। मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों को स्वतंत्रता थी और समानता, यानी सब एक बराबर थे उस टाइम पर। और देखिए, सेकंड पॉइंट, स्त्रियों का पुनर्विवाह व तलाक की अनुमति थी। वो दोबारा पुनर्विवाह कर सकती थी और वो अपनी मर्जी से तलाक ले सकती थी। उस टाइम पर ये व्यवस्था उनके लिए थी। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध थी। उस टाइम पर जो स्त्रियाँ थीं, सार्वजनिक कार्यों में भी भाग ले सकती थी, उन्हें कोई उसके लिए रोक टोक नहीं थी। और जैसे आज भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उस टाइम पर ये नहीं होता था। स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ पूरा करती थी। जो स्त्री थी वो धार्मिक कार्य अपने पति के साथ पूरा कर सकती थी। और सैनिक के रूप में भी प्रशिक्षित थी, मतलब जो स्त्रियाँ थी वो सैनिक भी बन सकती थी और अपने साम्राज्य की सेवा कर सकती थी। कुछ स्त्रियाँ जो थी वो वेश्यागति को व्यवसाय के रूप में करती थी। इनको गणिका या रूपजीता कहा जाता था। जो कुछ स्त्रियाँ थी वो वेश्याकृति को व्यवसाय के रूप में करती थी। जैसे कि वैश्य जो होते थे, उनका वो व्यापार करती थी, और ऐसी महिलाओं को गणिका या रूपजीता कहा जाता था। ये वैश्यों को गुलामों के रूप में बेचा करती थी, जिन्हें दास कहा जाता था। देखिए फ्रेंड, जो चाणक्य था उसके अनुसार ना, वंश की रक्षा के लिए स्त्री किसी अन्य व्यक्ति से पुत्र उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन उसमें ये भी वो था कि उन्हें कोई मनाही नहीं थी, किसी दूसरे व्यक्ति से भी पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। देखिए, इसके बाद हमारा पॉइंट है, यूनानी लेखकों के अनुसार राजघराने की स्त्रियां आवश्यकता होने पर शासन सूत्र को अपने हाथों में ले सकती थी। यानी अगर वो चाहें तो जो शासन सूत्र है उसे वो अपने हाथ में लेके या खुद शासन कर सकती थी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं रहन सहन और वेशभूषा। जो उन लोगों का रहन सहन था और वेशभूषा कैसी थी। तो इसमें है, मकान भवन विलासिता पूर्ण होते थे। जो उनके भवन होते थे ना, वो विलासिता पूर्ण होते थे। और मौर्य साम्राज्य में प्राय समृद्धि का काल रहा है। और सूती वस्त्र पहनते थे जो लोग थे, वो सूत्री कपड़े पहना करते थे। पहनावा भड़कीले व लबादेदार थे। जो पहनावे थे उनके वो ऐसे थे जैसे भड़कीले, मतलब एकदम डरावने से हल्के से। और नेक्स्ट तड़क भड़क हीरे जवाहरात का शौक लोगों को था। देखिए फ्रेंड्स, वो भोजन क्या करते थे, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जो भोजन था वो दूध था, दही, घी, जौ और चावल थे। ये उनके भोजन थे।
और जो कुछ लोग थे वो मांस भी खाया करते थे और शराब का भी सेवन करते थे। भोजन स्वादिष्ट बनाया जाता था और जो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के पश्चात मांस का सेवन कम हो गया था। जो बौद्ध धर्म में वो प्रभाव जब बढ़ा तो उसके पश्चात जो मांस का सेवन है लोगों ने उसे खाना। देखिए फ्रेंड, जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज के द्वारा जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा भारतीय लोग जो थे ना वो भोजन के लिए बैठते थे तो प्रत्येक सदस्य के सामने तिपाही आकार की मेज़ रख दी जाती थी। जो 3 पाँव की मेज़, तिकोनी मेज़ होती है, वो ऐसी मेज़ रख दी जाती थी हर किसी व्यक्ति के सामने, जिसके ऊपर सोने के प्याले से में सबसे पहले उबले चावल और उसके बाद पकवान परोसे जाते थे। जो उबले हुए चावल होते हैं वो और काफ़ी अलग अलग पकवान होया करते थे, वो परोसे जाते थे। देखिए मनोरंजन में उस टाइम पर नृत्य, संगीत, गायन, नट, घुड़दौड़, पशुओं का युद्ध हुआ करता था, नौकायान और जुआ, धनुर्विद्या समाज में प्रचलित थी। धनुष विद्या यानी कि जैसे धनुष से निशानाबाजी करते हैं वो। अब हम देखेंगे उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो उनका जो आर्थिक जीवन था मौर्य साम्राज्य में, अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी। जो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर, पशुपालन यानी पशुओं को पालते थे, वो उससे जो फिर उन्हें व्यापार करते थे, उनसे दूध वगैरह का जो उन्हें लाभ होता था, उससे मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था आधारित थी और जिसको सम्मिलित स्पष्ट वार्ता कहा जाता था। इसके बाद हमारा आता है मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण। ये हमारा पेपर में आ भी सकता है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के जो पतन के कारण बताए गए हैं ना, वो निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, इसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होगा कि जो लास्ट में अयोग्य उत्तराधिकारी उसके रहे होंगे, उन्होंने सही से राज्य न चलाया हो और किसी ने उन पर आक्रमण कर दिया हो या फिर उनकी अर्थव्यवस्था घटती चली गई हो, इसके द्वारा उनका पतन हुआ। या फिर केंद्रीय शासन की निर्बलता के कारण, ये भी उसका पतन के कारण है। केंद्रीय शासन की निर्बलता यानी जो केंद्रीय शासन होते हैं, छोटे मोटे शासक, वो अपना काम सही से ना करने के कारण उनके साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य प्रशासन था, उसके कारण प्रांतीय शासकों का अत्याचार, जो प्रांतीय शासक थे उनके द्वारा किया गया अत्याचार, इसका कारण हो सकता है। अत्याचारी शासक, वो उस टाइम पर कोई अत्याचारी शासक बैठा हो, उसने बहुत ज़्यादा जनता पर अत्याचार करा हो, जिसकी वजह से जनता उससे भड़ककर और उसका पतन हुआ हो। दरबार के षड्यंत्र के कारण और आर्थिक कारण की वजह से इसका पतन हुआ हो, इसका पुरातात्विक मानते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है। तो जो मौर्य साम्राज्य था वो 9वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया था। इस समय भारत गुलाम था। जो 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना शुरू करी तो उसमें मौर्य साम्राज्य को भारत का मुख्य काल, इतिहास काल माना गया। ये उस टाइम पर रचा गया जब भारत एक गुलाम देश था। तो मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो अद्भुत कला का साक्ष्य है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कला या भी चीज़ें मिलती हैं और वहाँ की कृतियाँ साम्राज्य की पहचान बताती है हमें। जो लोगों ने वहाँ पर निवास बनाए और भी चीज़ें, और वहाँ के अभिलेखों से दूसरे से अलग अलग लोगों के बारे में पता चला। अभिलेखों से तो देखिए जो वहाँ के अभिलेख थे, जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, उसके अभिलेखों से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हमें उस टाइम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और अशोक एक महान शासक था। जो अशोक था उसे बहुत महान शासक माना जाता है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मौर्य साम्राज्य था वो कम से कम 150 वर्ष तक ही चल पाया। जो मौर्य साम्राज्य था 150 वर्ष तक चला, इसलिए मौर्य साम्राज्य हम सोच सकते हैं कि महत्वपूर्ण।
तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण के राजा और सरदार। जो उस टाइम पर मौर्य साम्राज्य में राजा थे या सरदार थे, उन्हें कैसे बांटा गया। देखिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल की साइड में चोल था इलाका, और जो चेर था एवं पांड्य, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साइड थे। ये सरदारियाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की साइड चोल, चेर और पांड्य, ये सरदारियाँ उदय हुई। इन सरदारों का उदय हुआ इस टाइम पर, और ये राज्य समृद्ध तथा स्थायी थे। और जो प्राचीन तमिल संगम था, उनसे ग्रंथों का इससे उल्लेख मिलता है। जो तमिल संगम ग्रंथ था उन ग्रंथों से इसका उल्लेख मिलता है। सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार में राजस्व जुटाते थे। जो सरदार हुआ करते थे, लंबी दूरी के जो राजस्व होते थे उसे जुटाते थे। इनके सतवाहन राजा भी थे। इनमें जो थे सतवाहन वंश के राजा भी, सतवाहन वंश रहा है। और देखिए सरदार, हम देखते हैं सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है एवं नहीं भी। उसके समर्थन उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना एवं विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना सम्मिलित है। वे अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, जबकि राजा लगान वसूली करते थे एवं अपने समर्थियों में उस भेंट का विवरण करता था। सरदारी में प्राय कोई स्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते थे। जो सरदारी होती थी उसमें कोई स्थायी सैनिक नहीं होते थे या अधिकारी कोई स्थायी नहीं होते थे, उन्हें कभी भी बदला जा सकता था। सरदार के कार्य क्या होते थे। जो सरदार था उसके कार्य थे अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध का नेतृत्व करना यानी युद्ध में आगे रहना, और सिपाहियों का राह दिखाना, लड़ाई झगड़े विवाद को सुलझाना, यानी एक तरीके से वो जज के रूप में भी कार्य करता था। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। जो लोग उसे सरदार माना करते थे या उससे नीचे कास्ट के होते थे, तो उनसे वो भेंट लिया करता था। सरदार अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता था। जो इसके जो इसके घर वाले समर्थ या उसके जो अन्य काम के लोग थे, उनमें उस भेंट को बांट दिया करते थे। अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट दिया करते थे। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। इसमें कभी भी किसी भी अधिकारी को हटाया जा सकता था। इन राज्यों के बारे में जानकारी तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण है। जो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ है उनमें सरदारों के बारे में विवरण है। कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे। इनमें सातवाहन तथा शक राजा प्रमुख हैं। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता है। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।